डियर स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल की इस सीरीज में हम आज 15th नंबर पेपर हम लोग ले रहे हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर जो 2021 के 2022 अप्रैल में कंडक्ट किए गए थे, इन पेपर्स का ही हम लोग डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो आइए, आज का जो हमारा ये पेपर है, ये एसएससी सीजीएल 2021 का पेपर जो 19 अप्रैल 2022 इवनिंग शिफ्ट में अरेंज किया गया था। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन को समझने से निश्चित रूप से 2022 में जो अभी दिसंबर में प्रीलिम्स का पेपर होने जाएगा, उसके बाद जो मेंस का पेपर होगा, मेंस में तो आपको जैसा कि मालूम है कि इस बार एक बहुत बड़ा चेंज भी किया गया है। अब गणित की तुलना में इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ा दी गई है। यानी गणित की तुलना में इंग्लिश इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गई कि इसके 45 मार्क्स ज़्यादा भी होंगे। ठीक, तो आइए, इस पेपर में पहला क्वेश्चन हमारा वोकैब से रिलेटेड है। आपको एक शब्द एरिड का सिनोनिम शब्द बताना है। एरिड का मतलब होता है शुष्क या सूखा, और यहाँ पर सीधा सा इसका जो पहला ही जो मीनिंग है वो दिया हुआ ड्राई। तो यहाँ सही आंसर होगा ड्राई। बाकी अगर अपन देखें, जैसे आपने कहा लाइवली, तो लाइवली का मतलब देखिए फुल ऑफ लाइफ जिसे कहना चाहिए, जो हंसता खिलखिलाता प्रफुल्ल है, या कहना चाहिए कि जानदार है, जीवंत है, तो उसे लाइवली कहते हैं। एनर्जेटिक भी कह सकते हैं हम इसको, एफरवेसेंट भी कह सकते हैं। डैम्प का मतलब होता है कोई भी कमरा मकान ऐसा जो बहुत सीलन भरा हो। सीलन का मतलब उसके अंदर नमी है, पानी। जैसे आपने देखा होगा बरसात के दिनों में अक्सर छत पे से या दीवारों से पानी रिस कर अंदर आ जाता है, तो वो बहुत ही सीलन भरा हुआ हो जाता है, तो उसे डैम्प कहते हैं। फर्टाइल देखिए जमीन से रिलेटेड, फर्टाइल का मतलब होता है उर्वरक, जो अच्छी पैदावार देता है, उसे हम लोग फर्टाइल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मीनिंग है वो ड्राई इसका सही है। अगला क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग से रिलेटेड है, और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, ऐसा शब्द जिसकी स्पेलिंग गलत दी हुई है। तो देखिए पहला ही शब्द है एनिवर्सरी, इसी की स्पेलिंग गलत है। यहां पर इस ए की जगह पर ई होना चाहिए। बाकी एंग्विश सही है। एंग्विश का मतलब होता है वेदना, पीड़ा, व्याधा, यानी जो तकलीफ जिसे कहना चाहिए, पीड़ा जिसे कहते हैं, वो एंग्विश होता है। अनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, एनाम, जिसको अज्ञात है, कहता है मुझे अनोनिमस लेटर मिला, यानी गुमनाम पत्र मिला जिस पर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है। अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा। तो यहां पर बाकी सभी की स्पेलिंग सही है, केवल एनिवर्सरी को छोड़कर। अगला क्वेश्चन आपका जो है, देखिए ये एक्टिव पैसिव से रिलेटेड है। एक सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में दिया गया है, आई हैव बीन इन्फॉर्म ऑफ देयर डिसीजन, कि मुझे उनके डिसीजन के बारे में सूचित किया जा चुका है या कर दिया गया है। इसे एक्टिव वॉइस में बनाना है। ठीक, अब इन्फॉर्म किसने किया, ये यहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। किसी ने किसी ने तो इन्फॉर्म किया होगा कि आई हैव बीन इन्फॉर्म ऑफ देयर डिसीजन, तो ये देयर आए, इट मीन्स दे जो बहुवचन प्लूरल नाउन है, उन लोगों ने सूचित किया। तो एक्टिव वॉइस बनाने के लिए दे को सब्जेक्ट बनाएंगे, और चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस होता है जो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के हिसाब से हैव, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो आएगा दे हैव इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। सो दे हैव इन्फॉर्म्ड मी ऑफ देयर डिसीजन। सो दे हैव इन्फॉर्म्ड कहां पर है, ये सिर्फ एक ही जगह पर है। देखिए ये दे आर इन्फॉर्मिंग, दे इन्फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, दे हैड इन्फॉर्म पास्ट परफेक्ट का हो गया, दे इन्फॉर्म्ड मी ऑफ देयर डिसीजन, तो सही आंसर होगा डी। देखिए एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते टाइम सबसे पहले आपको टेंस देखना चाहिए। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया गया है, हैव बीन इन्फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब इसमें हैज हैव लगाकर वर्ब के हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी में भी नहीं है, यहां भी नहीं है, सी में भी नहीं है, केवल एक जगह पर है, और चूंकि सब्जेक्ट दे है इसलिए है। अगला देखिए आपका एक सेंटेंस है, इसमें कोई ना कोई ग्रामर की एरर है। इसको 4 पार्ट बनाकर नीचे 4 पार्ट में दिया गया है। किस पार्ट में गलती आपको यह बताना। सेंटेंस है, स्मिता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वॉज 5 years old। अब देखिए यहां पर सिंस करके एक टाइम दिया हुआ है,
जब से वह 5 साल की थी, तो 5 साल की थी तब से उस मकान में रह रही है। इट मीन सिंस लगाया तो तब से लेकर ये काम अभी तक कंटिन्यूली हो रहा है या अभी तक हो चुका है। तो यह पास्ट इंडेफिनिट की बजाय या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो यही होगा। तो ये यहाँ पर जो स्मिता लिव्ड है ये गलत है, यानी डी पार्ट में एरर है। इसको हम ये कह सकते हैं स्मिता हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस शी वॉज 5 years ओल्ड, कि जब से स्मिता 5 साल की थी तब से इस मकान में रह रही है। हैज बीन लिविंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना दिया। ठीक, अगला देखिए यहां पर एक शब्द का सिनोनिम पूछा गया। किस शब्द का पूछा गया? ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल बहुत अच्छा शब्द है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है जो स्वभाव से बिल्कुल शांत है। इसके अलावा अगर वातावरण भी बिल्कुल शांत है तो भी इसे हम लोग ट्रैंक्विल कह सकते हैं। हालांकि इसका सिनोनिम देखते काम यहां पर दिया हुआ है। काम, कूल, कंपोज्ड, सरीन, बहुत अच्छा इसका एक सिनोनिम और है। सरीन, ट्रैंक्विल, इवन सीडेट, प्लेसिड, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। तो यहां पर काम जो है ट्रैंक्विल, इसका नाउन हो जाता है ट्रैंक्विलिटी। जैसे सरीन से बन जाता है सेरेनिटी, नाउन बनते हो। ठीक है, यहां पर ट्रैंक्विल का सिनोनिम है काम। अलर्ट का मतलब तो आप जानते हो जो सचेत है। ठीक है, अवेयर का मतलब भी वही सचेत, जागरूक, अवेयर है, जानकार है। डेज्ड का मतलब स्तब्ध जिसे कहते हैं, एकदम भौचक्कर जो रह जाता है उसे हम लोग डेज्ड कहते हैं। सही आंसर होगा ए। अगला देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया कि एन एनिमल विद ए स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड जिसे कहते हैं। उन जानवर को क्या कहते हैं? अब देखिए क्या हमने देखिए, एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसे जानवर जो पृथ्वी यानी थल और जल, भूमि और जल यानी पानी दोनों में जो रहते हैं, जो उभयचर कहते हैं। जैसे कि हम लोग कछुआ जिसे कहते हैं ना आप लोग, टॉर्टस, ठीक है, वो एम्फीबियन एनिमल होता है। मेमल का मतलब होता है स्तनधारी, यानी जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाता है तो वो मेमल कैटेगरी में आते हैं। इनवर्टिब्रेट तो इसका अपोजिट है, और जिसमें स्पाइनल कोड होता है वो वर्टिब्रेट होता है। इनवर्टिब्रेट का इसमें स्पाइनल कोड नहीं होता, तो आपका आंसर होगा यहां पर डी। आइए अगला क्वेश्चन भी आपका एक वॉकअप से रिलेटेड है। यहां पर एक शब्द दिया गया फीबल। फीबल का एंटेनिम पूछा गया है, विपरीत, अपोजिट। फीबल का मतलब होता है वीक, कमजोर। ठीक है, अब कमजोर के लिए उसका उल्टा जो पावरफुल हो, ताकतवर हो, स्ट्रांग हो। ठीक है, तो यहां पर इसका जो एंटेनिम है वो है स्ट्रांग। बाकी वाइल्ड का मतलब जंगली, फास्ट का मतलब तेज, फिकल का मतलब देखिए 2-3 मीनिंग है। एक तो जिसे कहना चाहिए जो बार बार चेंज होता रहता है, परिवर्तनशील है। ठीक है, एक जो कांस्टेंट नहीं रहता है, अस्थिर है, उसे भी हम लोग फिकल कह सकते हैं। कई बार फिकल माइंडेड लोग होते हैं जो जिनका माइंड हमेशा चंचल होता है, अस्थिर रहता है, वो एक जगह कांस्टेंट नहीं रहता है, तो उसे हम लोग फिकल कह सकते हैं। ठीक है, आइए अगला जो सेंटेंस पूछा गया है ये आपका नरेशन से रिलेटेड है, यानी आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का चैप्टर जो उसका है ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया। द गार्ड टोल्ड द चिल्ड्रन, गार्ड ने बच्चों को बताया, स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स, कि जो फूलों के जो आगे जो लगे हुए हैं उनसे दूर रहो। ठीक, अब देखिए यहां पर एक तरीके से जो गार्ड है उसने बच्चों से कहा है, तो ये सेज तो होगा ही नहीं। क्लियर है, क्योंकि टेल का टोल्ड हम तब यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट हो। यहां पर हम कहेंगे गार्ड ने कहा बच्चों फ्लावर बेड से दूर रहना, तो बच्चों फ्लावर बेड से दूर रहना, तो उसने कहा था चिल्ड्रन स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स, तो यहां पर ये एक ही में द गार्ड सेड चिल्ड्रन स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड। ये शुड वाला तो पार्ट ही गलत है, ये टोल्ड वाला पार्ट गलत है, सेज हो नहीं सकता। क्योंकि देखिए अब इसको इंडायरेक्ट कर लो, द गार्ड सेड चिल्ड्रन स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स, फ्लावर बेड से दूर रहना, ये बच्चों से कहा, तो बन जाएगा
टोल्ड द चिल्ड्रन टू स्टे अवे। क्यों कि जो इम्परेटिव सेंटेंस है इसमें टू लगाकर सेंटेंस को कनेक्ट कर देंगे, दैट या अदर वो लेने की जरूरत नहीं है। ग्रामर की डिटेल्ड नॉलेज के लिए हमारी युआम की ग्रामर बुक और साथ में रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स आप देख सकते हैं। इससे आपको एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, कॉमन एरर्स, पूरा ग्रामर का पार्ट कवर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। और फिर देखिए एक वॉकेब से रिलेटेड, और वॉकेब के लिए भी हमारे एडवांस्ड वर्ड पावर के लिए युआम की हाई लेवल वॉकेब की किताब है। साथ में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम, फ्रेजेस, ये बुक्स हैं जो कि अमेजन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, और रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल है जो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं। देखिए फेमिस्ट का मतलब होता है भूखों मरना। फेमिस्ट का मतलब जो बुरी तरीके से भूख लगी हुई है, जिसको भूखा है। अब इसके मीनिंग देखते हैं। हेजिटेंट का मतलब होता है जो झिझकता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। वॉलेटाइल का मतलब यह जो परिवर्तनशील है, जल्दी बदलता है। वो किसी व्यक्ति का सिचुएशन भी वॉलेटाइल हो सकती है, तो किसी का माइंड भी वॉलेटाइल हो सकता है, फिकल माइंड हो सकता है, जिसमें चेंजेबल है, तो ये भी नहीं हो सकता। स्टार्व का मतलब ही भूखा मरना होता है, तो इसका जो पूछा गया एंटोनिम, इसलिए ये स्टार्व्ड इसका सिनोनिम है, इसलिए स्टार्व्ड भी आंसर नहीं हो सकता। हाँ, सिनोनिम पूछा जाता तो फेमिस्ट का यहां पर सिनोनिम स्टार्व्ड हो जाता। सेसिटेट यहां पर बिल्कुल सही है, किसी को कोई भी चीज इतनी देना जितना उसको जरूरत है कि वो संतुष्ट हो जाए। तो ऐसे किसी को इतना भोजन देना कि वो परिपूर्ण होकर संतुष्ट हो जाए। तो फेमिस्ट का एंटोनिम जो होगा वो होगा सेसिएटेड। क्लियर। अगला क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड है। एक सेंटेंस को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। इन 3 पार्ट में से किसी एक में गलती हो सकती है। अगर गलती नहीं है तो नो एरर वाला जो ऑप्शन है वो होगा। ठीक। सेंटेंस है द शॉप नियर बाय सेल ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज, कि जो पास वाली जो दुकान है वो डेली यूज के सभी आइटम्स या गुड्स बेचती है। यहां आपका सब्जेक्ट है ए शॉप, नियर बाय पास वाली शॉप, ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहां पे वर्ब देखिए SELL सेल, ये सेल जो है ये प्लूरल वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यानी बेस फॉर्म में एस या ES जोड़ा जाएगा। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग ये जो शॉप है ये सिंगुलर है, तो यहाँ सेल में एस जोड़कर इसे सिंगुलर बनाया जाएगा। द शॉप नियर बाय सेल्स ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। तो किसमें है ये? इस सी पार्ट में एरर है, इस सेल की जगह पर सेल्स हो जाएगा। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन जो है ये आपका ग्रामर से रिलेटेड है और यहां सब्स्टिट्यूशन बताना है। एक पार्ट को बोल्ड करके दिया गया है। ठीक है। आई कांट मेक आउट। देखिए मेक आउट एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। मेक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक, तो कहते ना भाई व्हाट यू टोल्ड, आई कुडंट मेक आउट एनीथिंग व्हाट यू टोल्ड, जो उसने कहा उसने कुछ भी समझ नहीं सका, और जनरली नेगेटिव में यूज होता है। पर यहां दिया गया आई कांट मेक आउट माई माइंड अबाउट टेकिंग ए वेकेशन इन विंटर, कि विंटर में छुट्टियों लेने के बारे में मैं अपने माइंड को मेकअप नहीं कर पाया, यानी मैं डिसाइड नहीं कर पाया। तो यहाँ के देखिए एक ईडियम होता है टू मेकअप योर माइंड, तो बेसिकली ये ईडियम की एरर है और ये होना चाहिए टू मेकअप योर या वंस माइंड। इसका मतलब कोई काम या करूं या नहीं करूं, इसको लेकर उसका डिसाइड करना, निर्णय लेना। तो यह मेकआउट गलत है, यह समझने से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये डिसाइड करने से रिलेटेड, अपने माइंड में कोई चीज डिसाइड करना। तो इसका जो सब्स्टिट्यूट होगा वो होगा मेकअप। ठीक। अगला डायरेक्टली इडियम से रिलेटेड क्वेश्चन, और इडियम है ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट देखिए एक वाद्य, यानी बहुत जोर से बजाने वाला है, जैसे हमने शादी में देखा होगा, वो ट्रम्पेट बजाते हैं, पू 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 करके एक लंबा सा ऐसा करके एक बजाने का होता है, इसको बजाते हैं। सो टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है शेखी बघारना, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बढ़ा चढ़ाकर लोगों को कुछ बोलते रहना, यानी अपनी पुपाड़ी बजाते रहना। इसका जो मीनिंग है टू बॉस्ट अबाउट वंस ऑन क्वालिटीज,
यानी अपने ही बारे में सेखी बगाड़ते रहना, अपने गुण, अपनी क्वालिटी, अपने अचीवमेंट के बारे में लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बताते रहना। बाकी इसका कोई भी सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ईडियम का एक उसके जो कहना चाहिए जो एक्चुअल वर्ड है, शाब्दिक अर्थ से उसका कोई अर्थ लेना देना नहीं है। 99.99% केसेस में ईडीएम में जो शब्द यूज हुए हैं, उन शब्दों का जो रियल मीनिंग है वो मीनिंग जनरली उस ईडीएम का नहीं होता है। अब यार ट्रम्पेट का मतलब तो जैसे मैंने कहा ना कि बजाने के लिए मुंह से सीटी फूंक मारकर बजाने का एक यंत्र कहना चाहिए, वाद्य यंत्र बोलते हैं, ठीक है, तो वो होना चाहिए। तो यहां पर इसका मीनिंग है ए। अगला देखिए क्वेश्चन फिर दिया हुआ है और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड है। एक लंबा सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे दिया गया, उसको वन वर्ड में चेंज करना है। यह है एबल टू बी हैप्पी, सक्सेसफुल एक्सेट्रा अगेन आफ्टर समथिंग डिफिकल्ट और बैड हैज हैपेंड। कहने का मतलब यह है कि आदमी बीमार होने के बाद, किसी बिजनेस में घाटा खाने के बाद, किसी बहुत मुसीबत में गुजरने के बाद दोबारा से वो उठ खड़ा होता है, तो उसे कहते हैं वो व्यक्ति रिजिलियंट है। क्या है? रिजिलियंट है। ये हमारी जो एडवांस्ड जो हाई लेवल वॉकैब की बुक है, जिसमें एडवांस्ड लेवल वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें ये सारे शब्द मिलेंगे, ठीक है। तो रिजिलियंट का मतलब तो होता है कि कोई भी स्वास्थ्य खराब होने के बाद, धोखा खाने के बाद, कोई बहुत कठिन टाइम से गुजरने के बाद बहुत से आदमी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो डिप्रेशन में आने की बजाय वो व्यक्ति दोबारा अपने आप को खड़ा कर लेता है और खुश रहता है, सक्सेसफुल बन जाता है, तो रिजिलियंट होता है। जिससे क्या होता है, देखा आपने देखा होगा, बॉल को फेंक के मारते हैं तो वो उछल कर वापस बाउंस बैक होती है। ऐसे व्यक्ति बाउंस बैक होता है ना, तो वो रिजिलियंट होता है। देखिए रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, कोई काम करने का वो इच्छुक नहीं है, अनविलिंग है। रेमिनेंट का मतलब होता है रिमीन्स, कुछ चीज़ों का जो बची हुई चीज़ें जो ना लेफ्ट ओवर जिसे कहना चाहिए वो होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो प्रतिरोध करता है किसी चीज का, यानी उसका विरोध करने के लिए तैयार रहता है, तो वो रेजिस्टेंट होता है। बॉडी में भी रेजिस्टेंट पावर होना चाहिए ताकि आदमी बीमार ज्यादा नहीं पड़े। बीमारियों से लड़ने के लिए रेजिस्टेंट पावर होना चाहिए। तो यहां पर सही आंसर है रिजिलियंट। अगला क्वेश्चन फिर ग्रामर से रिलेटेड। इस सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और वो पार्ट देखिए यहां पर भी ये स्लेस है और ये ही वॉज फॉर्मरली ए डॉक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। देखिए यहां पर एरर तो है, इसलिए नो एरर वाला तो ऑप्शन चांस ही नहीं है। ही वॉज फॉर्मरली ए डॉक्टर, वो पहले डॉक्टर था, कहां पर? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। तो यहां पर ये प्लेस के रूप में यूज हुआ है, इसलिए यहां पर एट होना चाहिए। ही वॉज फॉर्मरली ए डॉक्टर एट द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। तो यहां पर जो सही आंसर होना चाहिए वो ए डॉक्टर, इस ऑफ की जगह पर एट होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला एक ईडियम है और ईडियम है ए स्नेक इन द ग्रास। अब देखिए एक बहुत अच्छा ईडियम है, ये कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है। पिछले 15 साल में ए स्नेक इन द ग्रास ईडियम 4-5 बार तो केवल एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है और अदर एग्जामिनेशन में पूछा था। इसे कहते हैं ना हिंदी में, जिसे कहते हैं ना आस्तीन का सांप, यानी एक छुपा हुआ दुश्मन जिसे कहते हैं। तो ये छुपा हुआ दुश्मन, घास के अंदर छुपा हुआ सांप दिखता नहीं है और अगर व्यक्ति लापरवाही से उस घास पे चला जाए तो सांप क्या करता है, उसको डस लेगा तो उसके लिए हो जाए। तो ये छुपा हुआ एनिमल जो है ना, हिडन एनिमी, वही होता है ए स्नेक इन द ग्रास। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए फिर ग्रामर से रिलेटेड, छोटा सा सेंटेंस है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड करके यहां दे दिया गया। आवर टीम हैव वन द मैच। सो आवर टीम हैव वन द मैच, ये 4 पार्ट में बांट दिया। किस पार्ट में गलती है? किस पार्ट में गलती है? देखिए यहां पर टीम सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से टीम एक यूनाइट होकर उसने मैच खेला और वो मैच जीत गई। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर माना जाएगा टीम, और यहां पर हैव की जगह पर सिंगुलर वर्ब हैज होना चाहिए, इसलिए डी पार्ट में एरर है, हैव की जगह पर होगा हैज। ओके, बहुत छोटा सा सेंटेंस है लेकिन इंपॉर्टेंट।
अगला देखिए यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। दे कॉल्ड मोहन ए, मोहन ने उसे क्या पुकारा? बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो इन टू द डार्क अलोन। देखिए ये लेन की बजाय अलोन होना चाहिए था मेरे हिसाब से, ये कहीं हमारी टाइपिंग की मिस्टेक है। लोग उसको क्या कहते हैं? क्योंकि वह अंधेरे में अकेले नहीं जाना चाहता है, और जब अकेले अंधेरे में नहीं जाना चाहिए तो लोग जनरली उसको बहादुर तो कहेंगे नहीं, डरपोक ही कहेंगे। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक। हीरो, ब्रेव, वेलियंट, ये तो सब बहादुर से रिलेटेड मीनिंग है। अरे जो अंधेरे में जाने से डरे वो कभी बहादुर तो हो ही नहीं सकता ना, वो क्या होगा? डरपोक। ओके, अगला देखिए यहां पर जो दिया हुआ है, ये अगेन देखिए 4 सेंटेंस है, जबमल्ड है। इनको ऐसा अरेंज करें कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए। ठीक है, तो एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, आइए इसको अपन लोग सोल्व करते हैं। दे ऑलवेज शेयर्ड मशीनरी एंड गुड्स एज नीडेड विदाउट ए हिच। देखिए दे किसके लिए आया, ये प्रोनाउन से शुरू हुआ तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, कौन लोग, और वो 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। देन दे हैड द फर्स्ट सीरियस क्वारल इन 40 years ऑफ फार्मिंग साइड बाई साइड। और उसके बाद तो ये देखिए एक तरह से सेंटेंस कनेक्टेड टाइम बताने के लिए, फिर तो ये भी पहला नहीं हो सकता। ये तो बल्कि इसके भी बाद में ही आएगा कि 40 साल में जो आसपास में जो फार्मिंग करते थे, उसमें 40 साल में पहली बार उनमें सीरियस लड़ाई हुई। एंड अनफॉर्चुनेटली द लॉन्ग कोलैबोरेशन फेल अपार्ट। और देखिए ये भी कंजक्शन से शुरू होता है, मैं बार बार कहता हूं ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। अब एक ही चांस बचा। 2 brothers lived on adjoining farms in a small village। एक छोटे से गांव में 2 भाई पास पास के खेत में रहते थे। ध्यान दीजिए ये जो शब्द बहुत अच्छा शब्द है। इसका पहले तो प्रोनाउंसिएशन में डी साइलेंट है, इसका उच्चारण नहीं होगा, इसलिए इसको एडजॉइनिंग नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे अजॉइनिंग। अजॉइनिंग, एडजॉइनिंग नहीं बोलेंगे। इसका मतलब होता है पास पास वाला, एडजॉइनिंग बिल्डिंग, तो एडजॉइनिंग फार्म्स। ठीक, तो ये पहला सेंटेंस। ठीक, और जब पास पास में रहते थे तो ये दूसरा होगा। देन 2 brothers lived on adjoining farms in a small village. They always shared machinery and goods as needed without a hitch। बिना किसी हिच के, बिना किसी झिझक के जो भी फॉर्म्स में खेती बाड़ी करने के लिए मशीनरी और गुड्स यूज होते थे वो एक दूसरे से शेयर करते रहते थे। आप पहले डी और ए किस में इतना देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये बाहर हो गया, ये अभी बचा, ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, आपका बी आंसर है। ठीक, और बाकी ए के बाद यहाँ बी हो जाएगा, बी के बाद सी हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर है, और ये ग्रामर से रिलेटेड है। एक पार्ट को बोल्ड किया गया है, वी गेट इन, बट ये गलत हो सकता है। अगर गलत है तो सही कौन सा होगा? अगर ये सही है तो फिर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा। सेंटेंस है हार्डली हैड वी गेट इन बट द ट्रेन स्टार्टेड। ध्यान दीजिए, हमने जो अपने युवा ग्रामर है या जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स हैं, और हर टीचर हर ग्रामर बुक में एक बहुत कॉमन रूल मिलता है, हार्डली एंड स्केर्सली एंड नो सूनर। पहले तो देखिए ये जो तीनों शब्द हैं ये नेगेटिव हैं और ये नकारात्मक मीनिंग देते हैं, नकारात्मक है। दूसरा, हार्डली और स्कैर्सली के साथ कंजंक्शन के रूप में व्हेन का प्रयोग होता है। एक सेंटेंस होगा यहाँ पूरा, फिर एक सेंटेंस व्हेन के बाद होगा। नो सूनर चूंकि एक कंपैरेटिव डिग्री है इसलिए यहाँ पे THAN देन होगा और फिर सेंटेंस होगा। साथ में चूंकि ये निगेटिव मीनिंग देते हैं इसलिए इनमें हमें इन्वर्जन के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इन्वर्जन का मतलब होता है जहां पर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाया जाए। मेन वर्ब भी हो सकता है कभी कभार, ठीक है, तो वो इन्वर्जन का रूल लगेगा। तो यहां पर तो देखिए इन्वर्जन तो ये हेड पहले आ गया इसलिए फॉलो हो गया, और यहां गलती जो हो गई वो बट नहीं आएगा, यहां पर व्हेन का यूज होगा। सो हार्डली हैड वी गेट इन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड, कि हम मुश्किल से ट्रेन में घुसे ही थे कि ट्रेन स्टार्ट हो गई।
तो यहाँ पर होना चाहिए ये वाला, सॉरी गेट भी नहीं आएगा, सॉरी ये वाला देखिए यहाँ पर कुछ तो भी गड़बड़ हुई है सेंटेंस के अंदर। यहाँ पर मैं ऑप्शन के बारे में एक बार सोच लूँ, क्योंकि यहाँ पर है, हाँ सॉरी ये गॉट इन, ये वाला ही होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो गॉट इन व्हेन ये होगा, क्योंकि हेड है तो इसलिए गेट तो आएगा ही नहीं। नो सब्सटीट्यूशन, क्योंकि गलती है तो गलती तो होगी, बिफोर की जरूरत नहीं है, व्हेन आना चाहिए, ये मैंने रूल भी बता दिया आपको। ठीक, आगे आ जाइए फिर, और यहाँ पर पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया है, एक्टिव वॉइस इसका सिलेक्ट करना है। सेंटेंस है द वॉचमैन हैज बीन बिटन बाय ए स्ट्रे डॉग। स्ट्रे का मतलब होता है आवारा कुत्ते, कि वॉचमैन यानी चौकीदार जो था उसे एक कुत्ते द्वारा काट लिया गया। तो अब आपका चूंकि ये अभी फिलहाल जो ये पैसिव वॉइस में है, अब आपको सब्जेक्ट बनाना होगा ए स्ट्रे डॉग को। ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, और प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हैव, हैज प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म आता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव, हैज प्लस डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आता है। तो यहां होना चाहिए ए स्ट्रे डॉग हैज बिटन द वॉचमैन। अब हैज बिटन कहां पर है, बस वही होगा। तो पहला तो गलत है, चूंकि यहां पर आपका वॉचमैन कुत्ते को नहीं काट सकता। इसका मतलब हो गया कि वॉचमैन हैज बिटन द स्ट्रे डॉग, कि वॉचमैन ने आवारा कुत्ते को काट लिया। इसका तो मीनिंग ही बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, होना ए स्ट्रे डॉग हैज बिटन द वॉचमैन, ये सही है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक, तो यहां पर होगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्लॉज टेस्ट यानी सीटी से रिलेटेड है। क्लॉज टेस्ट का मतलब है आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें कुछ फिल इन दी ब्लैंक दिए जाते हैं, जैसे कि यहां पे दिया हुआ 1 2 3 4 5, और उसके आगे इनके 1 बाय 1 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। आपको सही ऑप्शन इसमें से चुनना है। तो आप जैसे ही पढ़ेंगे और साथ में ऑप्शन देखते जाएंगे तो आपको इसमें से आइडिया होता जाएगा। तो कौन कौन से देखिए, पहला है व्हेन ही एट वर्क द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड द वॉच कवर्ड बाय ए नोटिस सेइंग ही वॉज इन ऑफ कंपनी पॉलिसी विच रिक्वायर्ड पर्सनल आइटम्स टू बी पुट अवे एट नाइट। सो व्हेन ही एट वर्क, so when he turned at work, he achieved at work, he reached at work, he arrived at work, यहां पर होगा he arrived at work, क्योंकि reach अगर at नहीं होता तो reach भी सही था, बाकी turned और achieved तो होगा ही नहीं। अगला देखिए, when he arrived at work the next morning, he found the watch covered by a notice। किसको कवर किया गया ये पूछा गया है। he found the tape, वॉच कवर्ड, ऑफिस वॉच कवर्ड, चाइल्ड वॉच कवर्ड, पिक्चर वॉच कवर्ड। देखिए टेप ऑफिस चाइल्ड को कवर करने बजाय पिक्चर वॉच कवर्ड बाय ए सब्सटेंशियल नोटिस, लार्ज नोटिस, जेनरस नोटिस। यहां पर पिक्चर और यहां पर लार्ज एप्रोप्रिएट होगा। मीनिंग देखिए यह है व्हेन ही अराइव्ड एट द वर्क नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह काम पर आया, ही फाउंड the picture was covered by a large notice saying, एक बड़े नोटिस लगा दिया गया ये कहते हुए he was in of company। तो कंपनी के किस में है? वायोलेशन, डैमेज, इंटरप्शन, डिसरप्शन, वायोलेशन, कि भाई ये वायोलेशन कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशंस है उनके वायोलेशन का काम आपने किया है, यानी पिक्चर लगाकर, इसलिए उसको कवर कर दिया गया। विच रिक्वायर्ड पर्सनल आइटम्स टू बी पुट अवे एट नाइट। ए रिएक्शन वॉज नॉट जस्ट पिटी, ये रिएक्शन कोई छोटा नहीं था। तो ए रिएक्शन वॉज, ये होना चाहिए सच ए रिएक्शन वॉज नॉट पिटी, कि ये जो रिएक्शन था ये छोटा नहीं था, इसलिए यहां पर आएगा सच। तो ये बन जाएगा कि सच ए रिएक्शन वॉज नॉट पिटी, इट रिस्क्ड डिमोटिवेटिंग द बैंकर कंप्लीटली, कि ये जो रिएक्शन था ये कोई छोटा मोटा रिएक्शन नहीं था। पेटी का मतलब छोटा मोटा रिएक्शन नहीं था, ये बैंकर के मोटिवेशन रिस्क पे डाल रहा था। इन शॉर्ट इट डिफाइड कॉमन सेंस, डिफाइड का मतलब होता है उल्लंघन करना, शॉर्ट में कह सकते हैं कि इसने कॉमन सेंस का उल्लंघन किया। तो देखिए ये सारे ऑप्शन मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशन देखना
आगामी जो एसएससी सीजीएल 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे उसको सॉल्व करने में इन पेपर्स से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। और देखिए, सॉल्व करने को तो मैं इन पेपर को 10 से 12 मिनट में सॉल्व करवा सकता हूँ और कर सकता हूँ, लेकिन मैं चूंकि आपको वर्ड्स के डिटेल्ड मीनिंग बता रहा हूँ, ग्रामेटिकल रूल्स भी बता रहा हूँ, इसलिए इसमें डेफिनेटली किसी में 30 मिनट, किसी में 35 मिनट, किसी में 40 मिनट लग सकता है। तो आप पूरे वीडियोस को देखें। ये 2021 के टोटल 21 पेपर हुए थे अप्रैल 2022 में। ये सारे पेपर्स को देखना, ये था हमारा 15th नंबर पेपर। अब इन पेपर्स के डिटेल सॉल्यूशन देखिए। डेफिनेटली दीज पेपर्स विल हेल्प यू ए लॉट to ace all the competitive examinations. Thank you very much. Have a nice day.